हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के लिए। लायबिलिटीज कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से लायबिलिटी होती हैं, हम सभी को अच्छे से जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज। ओके, सो लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज मतलब क्या समझते हैं? तो एक फर्म के ऊपर जितने भी कर्ज हैं वो सभी क्या है? लायबिलिटीज है। सिंपल सी भाषा में हम लायबिलिटीज को कर्ज समझते हैं। एक फर्म को जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है? पूंजी की, पैसे की। आप एक फर्म को, एक बिजनेस, एक कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पहले एक प्लेस चाहिए, दुकान चाहिए, है ना, सेटअप चाहिए, लाइटिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फिटिंग चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। फिर आप जिस चीज़ की ट्रेड करने जा रहे हो वो माल चाहिए, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों को और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक फर्म, एक बिजनेस क्या करता है? पैसे की जुगाड़ करता है। तो कुछ है पैसे जो प्रोपराइटर हैं, जो ऑनर है फर्म के, उनके द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। कुछ है जो बैंक से लोन लिया जाता है। कुछ है जो रिश्तेदार हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे लोन लेते हो, है ना। तो ये बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। कहीं से आपने माल उधार पर ले रखा है। तो ये सभी सोर्सेज जो हैं जिनसे जिनसे एक फर्म मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मदद लेता है, हेल्प लेता है, वो सभी क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटीज है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लायबिलिटीज कितने तरह के होते हैं। लायबिलिटीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो फर्म के अंदर की है ना। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो बिजनेस के जो ओनर होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, उनके द्वारा लगाया जाने वाला पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ठीक है, पूंजी एक फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस और प्रोप्राइटर इन दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस अलग होता है, प्रोप्राइटर अलग होता है। बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के लायबिलिटीज वो बिजनेस का होता है। प्रोप्राइटर के एसेट्स और लायबिलिटीज वो प्रोप्राइटर की है। उसको बिजनेस से हम लोग अटैच या एक साथ दोनों दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों की अपनी अपनी सेपरेट एंटिटी है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग अस्तित्व है। ठीक ना। एक बिजनेस के लायबिलिटीज को ऑनर का लायबिलिटीज ना समझा जाए और ऑनर की अपनी जो पर्सनल लायबिलिटीज है उसको बिजनेस का लायबिलिटीज नहीं समझा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक बिजनेस को रन कराने के लिए इस बिजनेस के ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा है और ये बिजनेस डूब जाती है, बिजनेस नहीं चलती है। तो ऐसे केस में बैंक अपने पैसे की रिकवरी इस फर्म के, इस बिजनेस के जो एसेट्स प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच करके करेगी, ना कि इस फर्म के जो प्रोप्राइटर हैं उनका घर मकान बेच करके वो पैसे वसूल करेगी। ठीक ना। बिजनेस और इसके प्रोप्राइटर दोनों की एंटिटी बिल्कुल सेपरेट होती है। इस चीज को अच्छे से समझिए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है? तो प्रोपराइटर को छोड़ करके, प्रोपराइटर के द्वारा लगाया गया कैपिटल है, इसको छोड़ करके बाकी जिन जिन सोर्स से हमने माल उठाए हैं, पैसे उठाए हैं, जगह जमीन लिए हैं, तो बिल्डिंग लिए हैं, तो इस तरह की जितने भी रिसोर्सेज हैं जो एक फर्म को स्टार्ट करने चलाने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे सारे रिसोर्स जो प्रोपराइटर के अलावा कहीं और से लिए गए हो, वो सभी लायबिलिटीज क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, फर्म के बाहर के दायित्व देय है। चलिए, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक करंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसा, चलिए, करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनको टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जिनको चुका दिया जाए, या उसके उस फर्म के ऑपरेटिंग साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में जिन लायबिलिटीज को चुका दिया जाना हो, वो सभी लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो चलिए कुछ करंट लायबिलिटीज हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, बोरोइंग्स है ना, कुछ समय के लिए लिया जाने वाला उधार। तो एक फर्म को चलाने के लिए अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती रहती है।
तो कभी कभी क्या होता है, कुछ समय के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो हम बैंक से लोन ना लेकर के अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लेते हैं। तो वैसे लिए गए सभी उधार जिनको कि कुछ हाल ही समय में, थोड़े समय के लिए लिया जाता है और कुछ समय बाद उसको पे कर दिया जाता है, ऐसे लिए गए जितने भी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी हैं, वो सभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहलाते हैं। ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स क्या है ना, ये एक बिजनेस की आम प्रक्रिया है। जिस तरह से हम अपने कई सारे कस्टमर को उधार पर माल बेचते हैं, इसी तरह से हम जब अपने फर्म के लिए माल खरीदने जाते हैं, लाने जाते हैं, अपने फर्म में माल लाने जाते हैं, तो कई सारे स्टॉकिस्ट होते हैं, कई सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार पर माल खरीद के लाते हैं। तो इनको ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ठीक है। ट्रेड पेबल्स भी है, जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्या है? ट्रेड पेबल्स है। क्रेडिटर्स क्या होता है? जिन जिन लोगों से, जिन जिन स्टॉकिस्ट जिन्होंने मुझे उधार पर माल बेचा है या जिनसे हम उधार पर माल खरीद कर लाए हैं, वो सभी क्या है? क्रेडिटर्स हैं। वो सभी क्या है? क्रेडिटर्स हैं। इन सभी क्रेडिटर्स को हमें पैसे चुकाने हैं, है ना। इन्हीं क्रेडिटर्स में से कुछ जो क्रेडिटर्स होते हैं, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने नहीं होते हैं, या जिनको हमारे ऊपर ट्रस्ट इशू होता है हमारी कंपनी के ऊपर। हम जिनसे माल लाने जा रहे हैं, उनको अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट इशू है, तो वो क्या करेंगे, जितना का माल हमने परचेज किया है उसके अगेंस्ट में वो एक बिल पर साइन कराएंगे, हमसे बिल इशू कराएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, आप जितने भी सामान हमने उनसे परचेज किए हैं उसकी पूरी डिटेल होती है, और उसमें एक ड्यू डेट मेंशन होता है कि आप जितने के सामान खरीद कर ले जा रहे हो, ये पैसे वापस हमें कब चुकाओगे, है। तो वो एक ड्यू मेंशन डेट होते हैं, तो उसे ही बिल्स पेबल कहते हैं। जो बिल हमने पे किए हैं, है ना, जो सामान हमने खरीद के लाया है उसके एवज में पैसा ना दे करके हमने उनसे बिल इशू कराया। ठीक है। तो ये बिल्स क्या है? हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। इसमें ड्यू डेट मेंशन होता है और उस ड्यू डेट पर हमें उन्हें पैसे चुकाने होते हैं। चलिए, अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कराती है। एक फर्म का जब करंट अकाउंट बैंक में होता है, तो उनको कभी अगर इमरजेंसी केस में किसी सप्लायर को पेमेंट करने हैं और उनके पास अगर पैसे की कमी हो जाती है, तो उनके अकाउंट में कम पैसे होने के बावजूद भी अगर आप सप्लायर को चेक, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आप काट के दे रहे हो, तो बैंक आपके चेक को डिसऑनर नहीं होने देगी, बैंक आपके चेक को बाउंस नहीं होने देगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए है और अगर आप अपने सप्लायर को 10 लाख रुपए की पेमेंट करने चाह रहे हो, तो बैंक आपके एवज में 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी, उसे बाउंस नहीं होने देगी। और जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, आप उसे बैंक के पास दे देते हो, जमा कर देते हो। तो ये फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट अपने कुछ रिनॉन्ड और कुछ प्रेस्टिजियस जो कस्टमर होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है। कैश क्रेडिट एक प्रकार की करंट लायबिलिटीज है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जितने भी फर्म होते हैं ना, सारे फर्म का बैंक में करंट अकाउंट होता है। तो बैंक क्या करती है, आपके आपके टर्नओवर के बेसिस पर, जो भी फर्म का टर्नओवर है उसके बेसिस पर यह जज करती है कि आप कैश क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे आप एक व्यापारी हो और आपको पता है कि आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो, अभी उसका सीजन है, मतलब सीजन आने वाला है। अगर आप अभी माल लेकर के आते हो, ज़्यादा माल लेकर के आते हो, तो माल आपके बिक जाएंगे और आप यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर आपके पास पूंजी की कमी हो रही है, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए एक कैश क्रेडिट अकाउंट खोल देती है, कैश क्रेडिट लोन अकाउंट खोल देती है। इसमें क्या होता है कि आप जितने दिनों के लिए उस पैसे को बैंक से विड्रॉ करोगे, सिर्फ उतने दिनों के लिए उतने अमाउंट पर ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, जो बाकी है ना, मतलब ये एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर में होने थे बट हो नहीं पाए। जैसे इस महीने मुझे दुकान का रेंट देने थे, पर हम लोग 2 महीने से दुकान का रेंट नहीं दिया। अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना था, बट 2 महीने से हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया। ये खर्च इस फाइनेंशियल ईयर का था, उसको होना था इस फाइनेंशियल ईयर में, बट हम किए नहीं है, करना बाकी है। रेंट देना, सैलरी देना, वेजेस देना, तो जो भी खर्च है फर्म के, उनको जो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में देना था बट दे नहीं पाए हैं, ये देना बाकी है। इसलिए ये भी क्या है, हमारे फर्म के लिए करंट लायबिलिटीज है।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इनकम ऐसा जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया है। इसका मतलब ये इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है जो इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें रिसीव हो गया है। तो आपको पता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के इनकम होते हैं, उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना होता है। बाकी अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में अगर हमें रिसीव हो गया है तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। ये हमारे लायबिलिटी है, इसको करेंट लायबिलिटीज के अंदर में रखा जाता है। ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनका सेटलमेंट 12 महीने के बाद होता है। ठीक है, यानी कि ये जो लायबिलिटीज हैं ये लंबे समय के लिए लिए जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लिए जाते हैं। तो ऐसे जितने भी लायबिलिटी जिनका सेटलमेंट 12 महीने के बाद हो वो सभी क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे बोरोइंग्स जो लंबे समय के लिए किए गए हो, है ना, उधार पर लिया गया पैसा जो लंबे समय के लिए हो, साल भर से ज्यादा समय के लिए हो, ऐसे सभी बोरोइंग्स क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, चलिए बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसमें क्या होना होता है, इसमें क्या होता है, जो जिनसे हम पैसे ले रहे हैं उनके और फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि फर्म उनके पैसे कब चुकाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड भी इसमें दोनों के बीच में एग्रीमेंट होती है और जो जिन शर्तों पर पैसे दिए जा रहे होते हैं वो सारी चीजें मेंशन होती है। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स भी एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, हम लोगों को क्लास 12th में शेयर एंड डिवेंचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई करनी है, एक पूरा सेक्शन है इसके लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग डिवेंचर्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन है, इसे हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कंपनी को जब बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, शायद इतने बड़े अमाउंट जो एक बैंक भी फाइनेंस ना कर पाए, तो वैसे अमाउंट को कंपनी क्या करती है, कई छोटे 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 टुकड़ों में बांट देती है। इन्हीं छोटे टुकड़ों को डिवेंचर्स कहते हैं। ठीक है, कंपनी का जब कोई किसी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है तो कंपनी क्या करती है, आम जनता के बीच में अपने डिवेंचर्स के लिए, डिवेंचर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए वो इनविटेशन डालती है। ठीक है ना, तो जो लोग भी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो कंपनी पे भरोसा करके उसके डिवेंचर्स को लेते हैं, डिवेंचर्स को लेते हैं। डिवेंचर्स लेने का सेम मतलब ये है कि जैसे मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपनी को 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करती है ना, इस 1 लाख रुपए के अमाउंट को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी, एक छोटे से अमाउंट में, छोटे अमाउंट में कई टुकड़ों में बांट देगी। जैसे 100 रुपए का एक एक डिवेंचर बनाएगी तो इस तरह के 1000 डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी। ठीक है, तो कंपनी इस पूरे बड़े अमाउंट को एक आदमी से ना लेकर के कई छोटे छोटे टुकड़ों में 100-100 रुपए का डिवेंचर तैयार कर दी और ऐसे 1000 डिवेंचर तैयार हुए। तो इसका मतलब समझिए कि इतने बड़े अमाउंट को एक आदमी से ना लेकर के छोटे छोटे अमाउंट को कई सारे लोगों के बीच से उधार पे कर्ज लेती है कंपनी। ठीक है, और इसके एवज में कंपनी उनको एक डिवेंचर्स इशू करती है, ऋण पत्र इशू करती है। इसमें यह मेंशन होता है कि कंपनी आपसे जो 100 रुपए ले रही है इस पर कंपनी आपको साल के एंड में कितना रुपए, कितना इंटरेस्ट आपको देगी कंपनी। साथ ही आपके लिए वह पैसे कंपनी जो कंपनी कब आपको वापस करने जा रही है। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी डेट कब की होती है ये भी इसमें मेंशन होता है। तो ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन है जो नॉन करेंट लायबिलिटीज भी है। ठीक है, नॉन, इसी प्रकार एक और है बैंक लोन। सभी जानते हैं कि बैंक लोन में बैंक छोटे लोन भी प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है। तो बैंक जैसे छोटे लोन प्रोवाइड करती है उसी प्रकार से बैंक बड़े लंबे समय के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो जो साल भर से कम समय के अंदर में, जो 12 महीने से कम समय के अंदर में सेटल होने वाले हैं वो करंट लायबिलिटीज में आएंगे, और जो 12 महीने से ज्यादा समय के बाद, 12 महीने के बाद जो सेटल होने वाले हैं वो सारे बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो ये थी लायबिलिटीज और इनके अंदर आने वाले जितने भी हेड है हमने सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया हो, वीडियो सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो पे आप सबसे पहले अपडेट रहो। चलो, थैंक यू।